काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा यहां पर अभी एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया है। एक तरीके से ये जो ऑर्डिनेंस है ये आर्टिकल 123 यानी कि 103 आर्टिकल के तहत हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर यही काम स्टेट में करे तो गवर्नर करता है आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये जो ऑर्डिनेंस है ये क्या काम करने वाला है। ये जो ऑर्डिनेंस है हमारी कंट्री में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ये यहां पर लाने वाला है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ये जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हमारी कंट्री में आने वाला है, ये किस पर्टिकुलर रीजन के लिए आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो ये आएगा नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर और इसका एडजॉइनिंग एरिया जो है, यानी कि जिस जिस एरिया में एनसीआर का एरिया आता है, तो जिससे ये एरिया कौन कौन सा है, तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, जैसे कि पंजाब हो गया, इसी के साथ में राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और एक राज्य और आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो राज्य कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। ये जो राज्य हैं यहां पर ये बेसिकली ये एडजॉइनिंग एरिया के राज्य माने जाते हैं, एनसीआर के रीजन को जो हम लोग याद में रखते हैं। तो इन राज्यों को भी यहां पर इसमें काउंट कर कर चला जा रहा है। तो ये जो कमीशन है इसमें 3 सब कमिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो सजेस्ट करेगी कि इस पर्टिकुलर एरिया में कैसे हम लोग को पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहली जो कमिटी यहां पर मॉनिटरिंग एंड आइडेंटिफिकेशन का काम करेगी यानी कि निगरानी और पहचान का काम करेगी। दूसरी कमिटी यहां पर सेफ गार्डिंग और इन्फोर्समेंट का काम करेगी यानी कि सुरक्षा और प्रवर्तन का काम करेगी। तीसरी यहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि यहां पर अनुसंधान और विकास का काम करेगी। तो ये जो 3 कमिटी हैं ये ऑल ओवर किस तरीके से हम लोग यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस देकर चलेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिससे बोला गया था कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहां पर राजस्थान आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन पर्टिकुलर एरिया को ध्यान में रखते हुए ये बोला गया था कि हम लोग कहीं ना कहीं जो सिचुएशन है खासकर स्टेबल बर्निंग की उसको कंट्रोल कर कर चलेंगे। स्टेबल बर्निंग मतलब जो घास फूस जलाया जाता है किसानों के द्वारा, तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी और उसके लिए रिकमेंडेशन देंगे कि कैसे इनको यहां पर रोका जा सकता है। तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक परमानेंट कमीशन लाने की बात की गई, जिसके द्वारा यहां पर जस्टिन मदर बी जो लोकुर कमीशन है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। अब हमारी कंट्री में एक परमानेंट कमीशन रहेगा जो कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ये जो यहां पर हमारी कंट्री में परमानेंट कमीशन आ रहा है ये 22 साल पुराना जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी थी, जिसको ईपीसीए के नाम से आप लोग जानते थे, उसको यहां पर रिप्लेस करेगा और एयर पोल्यूशन को यहां पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो यहां पर कौन कौन है, ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान है यहां पर और हरियाणा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है। तो दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है बेसिकली उसके लिए यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मुझे एक क्वेश्चन एग्जैक्टली तो याद आ नहीं रहा है, पर लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो पोल्यूशन से रिलेटेड था, उसमें बात की गई थी कि ये पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है ये बनाई गई है दिल्ली से रिलेटेड, पर लेकिन वो ओनली दिल्ली से रिलेटेड नहीं थी, दिल्ली के आसपास वाले रीजन से रिलेटेड थी। इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई चीज आप लोगों से पूछी जाती है दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में पोल्यूशन फैल रहा है, तो आप लोग ये याद रखिएगा दिल्ली में अगर पोल्यूशन फैल रहा है तो दिल्ली इतनी बड़ी एरिया की नहीं है कि वहां पर पोल्यूशन उसकी वजह से फैलेगा। तो आसपास वाला जो एरिया हो गया, ठीक है, उसकी वजह से यहां पर पोल्यूशन फैलेगा। जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है। वैसे पंजाब दिल्ली के साथ में टच नहीं कर रहे हैं, यहां पर एनसीआर रीजन के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग देखें तो ये हरियाणा के उधर पड़ेगा, पर लेकिन फिर भी यहां पर पंजाब में काफी सारे किसान हैं, फार्मर हैं जो खेतों में घास फूस जलाते हैं यानी कि स्टेबल बर्निंग करते हैं, तो उसके थ्रू यहां पर ये चीजों को काउंट करके चल रहे हैं। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके बारे में याद रखेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि इस कमीशन में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, अगर कोई यहां पर इस तरीके से जो फॉलो नहीं करेगा यहां पर, तो उसके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है और 5 साल तक की जेल हो सकती है अगर यहां पर कोई फॉलो नहीं करेगा जो पोल्यूशन को रोकने वाली बात की जा रही है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, पूरा एक टॉपिक हो गया है छोटा सा जिसके बारे में आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर, ये काफी खासकर हमारे पड़ोसी देश के साथ में जो हमारे रिलेशन है उसको भी यहां पर दिखाती है। ये बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का एक लड़का है यहां पर जो कि 6 साल का है, ठीक है। तो 6 साल का ये लड़का है जिसका नाम है यहां पर अंजार मुस्तिन अली, ठीक है। तो AMA, तो अंजार मुस्तिन अली जो है उसके द्वारा रिसेंटली अभी
जो स्पेशल प्राइज जीते गए उसमें $1000 यहां पर जीते गए हैं। अगर आप लोग $1000 है तो 70 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस तरीके से आप लोग इसको रुपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी रुपी जो है यहां पर, कितनी रुपी होगी यहां पर, ये कितनी हो गई, समझ में आया कुछ? तो 70,000 रुपए यहां पर इनके द्वारा जीते गए हैं बेसिकली। तो 70,000 रुपए यहां पर जो 6 साल का बच्चा है इसके द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ, जो यहां पर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशन है, जिसको ICCR के नाम से आप लोग जानते हैं, इसके द्वारा ग्लोबल आर्ट कॉम्पिटिशन यहां पर लाया गया था, जिसमें यहां पर इसके द्वारा ये प्राइज जीता गया है। ठीक है, तो याद रखना यहां पर ये हमारी कंट्री में जो बेसिकली भारतीय संस्कृति संबंध परिषद है उसके द्वारा ये स्टेप उठाया गया था। ICCR जो है ये एक ग्लोबल पेंटिंग कंपटीशन यहां पर ऑर्गेनाइज करा रहा था कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। तो यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना यहां पर एक्सप्रेस थ्रू आर्ट, यानी कि आप लोगों को यूनाइटेड रहना है कोरोना के केस में और एक्सप्रेस करना है आर्ट के थ्रू, यानी कि आर्ट पेंटिंग आप लोग कैसे इसके लिए बना सकते हैं, तो वो बेसिकली आप लोगों को यहां पर दिखानी है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये जो है बेसिकली अराउंड द वर्ल्ड यहां पर पार्टिसिपेशन इसका देखने को मिल रहा था। तो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन जो है ये हमारी कंट्री में बॉडी है, जो 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बॉडी है काफी, खासकर हमारी कंट्री में जो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनके द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। थोड़ा सा और इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन है यहां पर, ये ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो हमारी कंट्री में इंडियन एक्सटर्नल कल्चर रिलेशन के बारे में बात करती है, यानी कि दूसरी कंट्री के साथ भी हमारे कैसे कल्चर के रिलेशन रह सकते हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ में अपने कल्चर के रिलेशन शेयर करते हैं। तो 1950 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के द्वारा, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी आप लोगों को आजाद भवन न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ये है कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा यहां पर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यहां पर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड एक अवार्ड था जिसको इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ये 1965 में यहां पर स्टार्ट किया गया था और लास्ट जो है 2009 में दिया गया था, यानी कि 2009 तक ये अवार्ड कंटिन्यू रहा था। ठीक है, तो ये भी यहां पर इसी के द्वारा यहां पर एडमिनिस्टर किया जाता था, यानी कि इसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता था। तो इसके बारे में ये भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। ओके, इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहां पर बात की जा रही है सेकंड मीटिंग इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया के साथ में सेंट्रल एशिया की सेकंड मीटिंग यहां पर डायलॉग देखने को मिला, जो कि हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो हैं, यानी कि हमारी कंट्री के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उनकी अध्यक्षता में ये बेसिकली डायलॉग देखने को मिला, यानी कि ये मीटिंग या फिर ये बैठक देखने को मिली। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारी कंट्री के, उसी के साथ में यहां पर जो कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये यहां पर इनके जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर थे उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। ठीक है, इसी के साथ में यहां पर किर्गिस्तान, ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया इस मीटिंग के अंदर। तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को यहां पर बताए, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और यहां पर किर्गिस्तान। ठीक है, तो ये किर्गिज रिपब्लिक भी यहां नॉर्मली इसको बोला जाता है। तो इनके नाम आप लोग याद रखते हैं जब यहां पर बात करते हैं किसके बारे में, सेंट्रल इंडिया के बारे में। तो इनके साथ में हमारे रिलेशन किस किस फील्ड में बढ़ाने की बातें की गई हैं, तो यहां पर इंडिया के द्वारा बोला गया है कि यहां पर $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो यहां पर प्रायोरिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाएगा, यानी कि प्राथमिकता विकास की जो बेसिकली परियोजनाएं हैं उसके ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। जैसे कि एनर्जी के फील्ड में अगर कुछ करना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कुछ करना है, हेल्थ के सेक्टर में यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी के साथ में कृषि, एजुकेशन, इनके फील्ड में कुछ करना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये लाइन ऑफ क्रेडिट इन पर्टिकुलर कंट्रीज को दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से लोन दिया जाएगा यहां पर $1 बिलियन का, जो कि काफी सस्ता होता है नॉर्मली जब इस तरह का कोई डेवलपमेंटल लोन यहां पर देते हैं। तो हमारी कंट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा ये चेयर की गई जो मीटिंग है, ये सेकंड मीटिंग थी यहां पर, जो कि रिसेंटली अभी यहां पर न्यूज में है। ठीक है, तो एक हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, इसके साथ में जापान जो बैंक है, ये जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये मिलकर काम कर रहे हैं ग्रीन इनिशिएटिव के लिए। ग्रीन इनिशिएटिव जो है यहां पर ये इंडिया के लिए लार्जेस्ट जो पावर प्रोड्यूसर, जो बेसिकली फोकस देने वाली जो कंपनी है एनटीपीसी, इसकी हेल्प करने की बात की जा रही है जापान के बैंक के द्वारा। यहां पर खासकर ये फॉरेन जो करेंसी लोन एग्रीमेंट जापान गवर्नमेंट के द्वारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके थ्रू यहां पर दिया जा रहा है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 50 बिलियन येन का, यानी कि लगभग यहां पर 482 मिलियन जो यूएसए के डॉलर है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर मैं आप लोगों से ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करूं,
तो इस यहां पर बेसिकली देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं ग्लोबल एक्शन फॉर रिकंसाइल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो एक तरीके से आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण का एक इनिशिएटिव है जो यहां पर, जो कि हम लोगों ने बोला ग्रीन इनिशिएटिव। तो ये जो है यहां पर JBIC यानी कि जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये यहां पर जो प्रोजेक्ट है यहां पर जो कंजर्वेशन और ग्लोबल इन्वायरमेंट के लिए पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें काफी हेल्प करता है। तो NTPC जो है यहां पर ये मिलकर काम करेगी यहां पर इस पर्टिकुलर बैंक के साथ में, तो जिससे कि जो भी यहां पर ग्रीन से, जो भी यहां पर बेसिकली ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम यहां पर किया जा सके। ठीक है, तो ये जो कंपनी है हमारी कंट्री में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जब भी हम लोग पावर जनरेशन के मामले में बात करते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। हमारी कंट्री में ये कई सारी कंपनी है जिनको महारत्ना की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया इसके बारे में रखिएगा। ये जो न्यूज है यहां पर ये बात कर रही है हमारी कंट्री में जो नीति आयोग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, स्मार्ट पावर इंडिया, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। यानी कि एक तो देखिए दो तरीके हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना, तो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा होना चाहिए, फिर वो जनता तक पहुंचनी भी चाहिए, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कई बार यहां पर प्रॉब्लम फेस करती हुई नजर आती है, क्योंकि मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदी और ये इलेक्ट्रिसिटी खरीदने के बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो कई बार तो यहां पर इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गवर्नमेंट कोई ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती है, और इसी के साथ में कई बार यहां पर जो कस्टमर साइड में है कई सारे जो लोग हैं बिजली की चोरी करते हुए नजर आते हैं। कुछ तो ऐसा है कि बिल्कुल भी बिल देना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ऐसे हैं कि कुछ ना कुछ चोरी करते हैं मीटर में छेड़खानी करके। तो इसके चलते यहां पर काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हमारी कंट्री जो बिजली चोरी में काफी अच्छी पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर इसी के बारे में बात की जा रही है। तो जो एक रिपोर्ट यहां पर निकल कर आई है, तो 92% जो कस्टमर है, ठीक है, वो यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखिए उसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो 92% के करीब यहां पर जो कस्टमर है उनके लिए यहां पर अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी पर। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन यहां पर ये है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे यहां पर जिसके एरिया में बिजली तो अवेलेबल है, पर उनके नियरेस्ट जो पोल है वो काफी दूर है, जिसकी वजह से उनके घरों तक बिजली नहीं पहुंच पाती है। यानी कि ऐसा है कि मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया है और यहां पर बिजली का एक खंभा लगा हुआ है, तो यहां पर जो घर है कोई इस साइड में है जो कि लगभग 100 मीटर की दूरी पर यहां पर देखने को मिलेगा, जिसके चलते कई बार प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि जो बिजली का जो बुनियादी ढांचा है, वो विद इन 50 मीटर जो प्रीमिस है अगर उसमें रहता है तो सही है, और इससे ज्यादा अगर देखने को मिले तो फिर कनेक्शन की प्रॉब्लम यहां पर आने होती है, जो घर खासकर काफी दूर पे होते हैं। तो यहां पर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स के बारे में बात करें, जो कि बोलता है कि ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है कस्टमर का अगर यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है, तो इसमें बोला जा रहा है कि 66% के करीब यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसमें 74% कस्टमर सेटिस्फाइड है यहां पर अर्बन एरिया यानी कि शहर वाले एरिया में जो लोग रहते हैं, और 60% के करीब कस्टमर जो सेटिस्फाई है वो है रूरल एरिया यानी कि जो गांव वाले एरिया में रहते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो 26% जो सिटी वाले एरिया है वो भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं है, और इसी के साथ में 40% गांव वाले जो लोग हैं वो भी यहां पर सेटिस्फाई नहीं है, अगर हम लोग इसका एक ओवरव्यू यहां पर लेते हैं तो इसलिए यहां पर काफी ज्यादा जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन को टोटल प्रॉपर वे में यहां पर सुधारा जाए। और सबसे बुरी जो मुझे अपनी कंट्री में लगती है वो है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है, अगर आप लोगों को बोलना है कि ये पर्टिकुलर जो गांव है वो फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस गांव में 10% लोगों के पास में बिजली है, 10% में से यहां पर खासकर पंचायत होना चाहिए, अगर कोई हॉस्पिटल है तो वो होना चाहिए, या फिर कोई इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट जो यहां पर कोई एक तरीके से जो बिल्डिंग है वो होनी चाहिए, बाकी 10% टोटल मिलाकर इस गांव के जो लोग अगर उनके घर में कनेक्शन पहुंच गया, तो इसका मतलब ये कि फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इसको बोल दिया। यार कम से कम 50% तो रखो ना इसको, ओनली 10% पे आप लोगों ने बोल दिया कि पूरे गांव में बिजली है, तो ये सही तरीका नहीं है। तो बिजली को काउंट करना और उसको नापने की जो यूनिट है वो बड़ी गंदी है हमारी कंट्री में, जिसकी वजह से थोड़ी सी अगर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करा देते हैं उसमें भी ये बोलते हैं कि पूरी कंट्री में काफी अच्छा माहौल बना हुआ है, सबको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, तो ये काफी बुरी बात आप लोग बोल सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट एवर जो स्टार्टअप फोरम है उसको लॉन्च किया जाएगा 27 अक्टूबर को। ये जो है बेसिकली जो संघाई कॉर्पोरेशन की जो ट्रेड मिनिस्ट्रियल जो मीटिंग होने वाली है 28 अक्टूबर को, उससे एक दिन पहले इसको लॉन्च किया जाएगा। अगर पहली बार कोई भी चीज होती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आप लोगों के लिए, खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। तो ये चीजें हम लोग बाद में समझेंगे, पहले थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं यहाँ पर संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अब की बार जो क्वेश्चन आप लोगों से यूपीएससी में पूछा गया वो मेंबर्स के बारे में भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया है, तो मेंबर्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। इवन G20 के मेंबर्स तक भी यहां पर यूपीएससी एक्सपेक्ट कर रही है आप लोगों से
कि आप लोग याद रखें। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, इसके मेंबर भी देखेंगे कब ये बनाई गई और क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम शॉर्ट फॉर्म में एससीओ आप लोग बोलते हैं, ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। पॉलिटिकल भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, इसका मतलब इसके डिफेंस एक्सरसाइज भी होती है। जी हां, सही आप लोगों ने पकड़ा। तो यहां पर यूरेशियन क्यों बोला गया इसको? यूरेशियन इसलिए बोला गया क्योंकि जो इसमें कंट्री है उसमें आप लोगों का जो रसिया देखने को मिलेगा, रसिया जो है उसका आधा पोर्शन आप लोगों का यूरोप में नजर आता है। जो यूरोप में जो जनता है रसिया की, वो यहां पर ये वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये वाला एरिया जो है इसका इंडिया, इंडिया नहीं, एशिया के अंदर आता है। तो आप लोग यहां पर इसको इसलिए यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर एक और आप लोग याद रख सकते हैं, जो रसिया है, रसिया की जो मैक्सिमम जो जनता है वो यूरोप में रहती है, पर रसिया का जो ग्राउंड लेवल है, यानी कि जो जमीन है, वो मैक्सिमम एशिया के अंदर है। यानी कि रसिया जनता एशिया है, वो रसिया की जो जनता है वो एक तरीके से यूरोप की है, पर लेकिन जो जमीन है वो एशिया की है। तो यहां पर कम लोग रहते हैं, जो यहां पर ये वाला एरिया है। तो ये इसीलिए इसको यूरेशियन ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, क्योंकि इसमें आप लोगों को यूरोप की भी कंट्री यहां पर नजर आएगी। अगर इसके बारे में कुछ आगे बात करें हम लोग, ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, इसका जो एक चार्ट तैयार किया गया, एक चार्टर जिसको आप लोग बोलते हैं एक तरीके से, तो उसके बारे में अगर बात करें, सबसे पहले तो जिसको एस्टेब्लिश किया गया, साइन की गई, चीजें ऑर्गेनाइज कराया गया 2002 से, यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिली। यानी कि फॉर्मेशन तो कर दिया गया था 2001 में, पर लेकिन जो यहां पर एक तरीके से जो फॉर्मली चार्टर, ये चार्टर बोल सकते हैं आप लोग, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जैसे हमारा संविधान है, इस तरीके से जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान है, जो चार्टर है, वो 2002 से यहां पर देखने को मिला, जो कि यहां पर साइन किया गया और 2003 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसमें आज की डेट में टोटल मिलाकर आप लोगों को 8 कंट्री नजर आएंगी। यानी कि इसके मेंबर अगर आप लोगों से कोई पूछे कितने हैं, तो 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन कौन से हैं? स्टार्टिंग के अगर मेंबर देखिए, जिसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में, उस टाइम पर चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर इसके स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिले। फिर जैसे ही आगे बढ़ी चीजें, 15 जून 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया, और फिर 2017 में जून के महीने में इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी ऐड हो गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है यहां पर, जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं, कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ में यहां पर इसको ज्वाइन किया 2017 में। तो आज की डेट में इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, जो कि आज की डेट में इंडिया के जो सबसे खतरनाक दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, वो दोनों इसके मेंबर हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है वो कई बार न्यूज में रहती है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो टोटल मिलाकर आज की डेट में इसके 8 मेंबर हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा एक साथ में इसको ज्वाइन किया गया, तो वो मीटिंग कहां पर हुई थी और कब हुई थी? 2017 में वो मीटिंग जो हुई थी वो अस्थाना, कजाकिस्तान के अंदर यहां पर देखने को मिली, जहां पर इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने। नेक्स्ट अगर बात करें हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल के बारे में इसकी, तो ये एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इनके सारे जो मेन डिसीजन है वो यहां पर इसके द्वारा लिए जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर ये वंस ए ईयर मिलिट्री एक्सरसाइज भी आप लोगों को इसकी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट यहां पर ये टेररिज्म या फिर कोई एक्सटर्नल थ्रेट है या फिर पीस और स्टेबिलिटी, इन सब के मुद्दे पर भी बात करती है। तो कई बार इसको ये बोला जाता है कि संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एशिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूरोपियन वर्ल्ड में आप लोग नेटो को बोलते हो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ऑल्टरनेटिव इसको यहां पर बोला जाता है, जो आप लोगों के सामने है। कंफ्यूजन में आप लोग आ सकते हैं संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कि यहां पर इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो संघाई में होगा, नहीं, संघाई में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग के अंदर। तो इसलिए ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर स्टेटस के बारे में बात करें, जो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि ये जो मेंबर है, ये जो ऑब्जर्वर है, इनके जो आज के दिन में इसकी मीटिंग अटेंड करते हैं, आने वाले टाइम में इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो टॉप पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे 2 कंट्री है, एक अफगानिस्तान और दूसरा है ईरान। यानी कि अफगानिस्तान और ईरान जो है वो जल्दी इसके मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ में यूएसए की बिल्कुल नहीं बनती है, और अफगानिस्तान से भी यूएसए बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। और अफगानिस्तान में आज के डेट में जो दबदबा है वो तालिबान का है, और तालिबान को जो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो है वो चाइना का पेट है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अफगानिस्तान के भी काफी ज्यादा चांसेस हैं जल्दी इस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए। ईरान का भी यहां पर चांस है। सबसे पहले अफगानिस्तान और ईरान इसमें आप लोगों को नजर आएंगे। इसी के साथ में बेलारूस और मंगोलिया भी यहां पर लाइन में है। अगर बात करें 6 डायलॉग पार्टनर के बारे में, तो यहां पर अर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल और श्रीलंका, तुर्की, ये आप लोगों को डायलॉग पार्टनर यहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। गेस्ट के तौर पर भी जो कई बार कंट्री बुलाई जाती हैं, जैसे यहां पर एशियन नेशन, कॉमनवेल्थ, इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तुर्कमेनिस्तान और यूनाइटेड नेशन। इसी के साथ यहां पर बात की जा रही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर ये गेस्ट के तौर पर यहां पर बुलाया जाता है। तो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये मोटी मोटी चीज जो है वो याद रख सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज चाइनीज और रशिया यूज की जाती है। वल्दमार नोर्वो, ठीक है, तो ये आज की डेट में यहां पर इसके सेक्रेटरी जनरल है।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके फाउंडिंग मेंबर 5 कंट्री जो है ये इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो बार बार यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में रहती है, इसके बारे में पूरा मैंने आप लोगों को डिटेल बता दिया। अब इसको रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार, तो लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं न्यूज के बारे में। न्यूज में इसलिए है ये कि क्योंकि इसका एक नया एक अलग से यहां पर इसका फोरम स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि स्टार्टअप के लिए है। स्टार्टअप क्या होता है? जब नया नया कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, वो एक तरीके से स्टार्टिंग जो फेज में रहता है, इनिशियल फेज में, उसको आप लोग बोलते हैं स्टार्टअप। तो स्टार्टअप जो है यहां पर उसमें ये एक सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आखिर इसका फोकस क्यों दिया जा रहा है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन जैसे कोविड-19 की वजह से बन गई है, तो फोकस एरिया ये है कि कोविड-19 के चलते बहुत सारे लोगों की जान गई है और इसी के साथ में बहुत सारे लोगों की जॉब भी गई है। तो अब कंडीशन ये है कि लोगों की कम से कम जॉब जो है वो वापस मिल सके, पर लेकिन वो तब वापस मिलेगी अगर लोग जो है जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बने। मतलब एक तो इंसान ये है कि वो सोच रहा है कि मेरी कोई जॉब लग जाए, एक इंसान वो है कि वो सोच रहा है कि कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करूं ताकि मैं लोगों को जॉब दे सकूं। तो जो सेकंड वाली कैटेगरी है ये स्टार्टअप वाली कैटेगरी होती है, यानी कि जॉब लेने वाला नहीं जॉब देने वाला बने। तो ये वाली कैटेगरी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है आज के डेट में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए जॉब क्रिएट की जा सके। तो इसीलिए बिजनेस जो भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है, तो आज की डेट में ये वर्ल्ड में सबसे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट आप लोग बोल सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने का। अगर बात करें यहाँ पर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट अमंग द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसके तहत यहाँ पर इनका फंक्शन चलता है। इनोवेशन एंड स्टार्टअप जो है यहाँ पर ये की फोकस एरिया रहेगा। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, जो गवर्नमेंट मीटिंग होने वाली है ये 30 नवंबर 2020 के अंदर में, इसको जो होस्ट करेगा इसको इंडिया होस्ट करेगा। अभी रिसेंटली ब्रिक समिट, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, G20 समिट, ये सारी ऐसी जो समिट्स हैं जो इंडिया होस्ट करने वाला है। और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंडिया के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एज ए ग्लोबल लीडरशिप की तरीके से वो अपना रोल प्ले कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इनको आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं और इंटरव्यू में भी आप लोगों से यहां पर इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पूरा एक माइंड में क्लियर होना चाहिए टॉपिक। आगे बढ़ता हूं। आज की डेट में अगर आप लोग अपनी कंट्री में देखिए तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम लोग कहीं ना कहीं जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर जो भी बहुत सारी कंट्री है जहां तेल प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी देखने को मिलती है और उस रीजन में बहुत लार्ज स्केल पर अशांति देखने को मिलती है। ये जो पर्टिकुलर रीजन है, तो इसलिए ऑल्टरनेटिव हम लोग खोजने की कोशिश में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। 1 सेकेंड। उसी के बारे में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है एंड अर्थ साइंस है, इनके द्वारा अभी बात की गई है DME फायर्ड अदिति ऊर्जा संच के बारे में। ठीक है, तो ये एक यूनिट है जिसमें DME LPG ब्लेंड फ्यूल सिलेंडर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि हमारी कंट्री में यूज किए जाएंगे। ये यहां पर एक तरीके से हैंड ओवर किया जा रहा है CSIR NCL। तो इसके चलते जो जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक जो एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और नेशनल केमिकल जो लेबोरेटरी है, तो ये यहां पर आने वाले टाइम में इसको ट्रायल बेसिस पर यूज करेगी। तो कुछ टर्म यहां पर आ गई है, जैसे कि यहां पर DME आ गया, तो इसको बोल समझिए पहले। यहां पर DME क्या है? यहां पर यह है यहां पर डिमिथाइल ईथर। ठीक है, तो ये एक तरीका अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है। डिमिथाइल ईथर जो है ये अल्ट्रा क्लीन फ्यूल है, जो कि यूज करने की बात की जा रही है। और यूज कैसे किया जाएगा इसको ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है डीजल का, यानी कि जो डीजल यूज किया जाता है उसका ऑल्टरनेटिव यहां पर इसको लेकर चल रहे हैं कि डीजल को रिप्लेस किया जाए। आज के डेट में आप लोगों को पता है डीजल जो है पोल्यूशन का बहुत बड़ा रीजन यहां पर माना जाता है, खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में। तो इसी के चलते डीजल का ऑल्टरनेटिव यहां पर इसको मानकर उसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जो कि यहां पर प्रोजेक्ट लेकर आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी के साथ में जो कन्वेंशनल LPG सिलेंडर है, ठीक है, वो बोला जा रहा है कि नॉट सुटेबल फॉर DME कंबस्शन। जो DME है वो यहाँ पर जो इसकी जो एक तरीके से इसको अगर यूज करना है तो डिफरेंट LPG सिलेंडर आप लोगों को यहाँ पर लेकर चलने पड़ेंगे, क्योंकि इसका जो कंबस्शन है वो भी आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर नजर आएगा। तो जो CSIR है यहाँ पर जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है, और यहाँ पर जो NCL है यानी कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है, इनका जो यहाँ पर अदिति ऊर्जा जो संच है यहाँ पर, ये एक तरीके से काफी इनोवेटिव आप लोग एक स्टार्ट बोल सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में काफी लार्ज स्केल पर हमारी कंट्री में यहाँ पर इन चीजों को यूज किया जाएगा। और अगर इस तरीके से यहाँ पर किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग एक क्लीन एनर्जी क्लीन ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये एक अच्छा एक स्टार्टअप एक अच्छी स्टार्ट बोल सकते हैं हमारी कंट्री में, जिसके चलते इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम रहेगी, और इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन के भी और चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें एक साथ आप लोग को देखने को मिलेगी। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है कुछ चीजों के बारे में, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि IFSCA के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी एक तरीके से प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर ये जो रेगुलेटरी प्रोविजन है यहां पर जिसके बारे में बात की जा रही है, ये यहां पर सैंडबॉक्स
टू टिप इनटू द फिनटेक सॉल्यूशन, यानी कि प्रॉब्लम का फिनटेक सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, जिसको IFSCA आप लोग बोलते हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव है जिसके चलते यहां पर जो हम लोग जो एक तरीके से जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो हम लोग सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं, उसके बेस पर चीजों को आगे लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि फाइनेंशियल यानी कि पैसा और टेक्नोलॉजी जो है उनका कॉम्बिनेशन आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, तो उससे आप लोग चीजों को आगे लेकर चल पाओगे। और ये जो यहां पर वर्ड यूज किया गया जिसको गिफ्ट सिटी आप लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों को गांधीनगर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत सारी जो भी चीजें हैं आज के डेट में उनका सोल्यूशन निकाला जाएगा, तो उसको और एनकरेज करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है, इसको फिनटेक बोला गया है, तो फिनटेक की जो फुल फॉर्म है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो ये इनिशिएटिव है जो आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में, जैसे बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सिक्योरिटी एंड फंड मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो इन सब में इन सब चीजों को यूज किया जाएगा। यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके यहां पर जो प्रॉब्लम है आज के में इन सारे फील्ड में उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा रही है। उसी के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहां पर ये आज के डेट में स्टार्ट किया जा रहा है, जिसके बेस पर फिनटेक सॉल्यूशन प्रॉब्लम का देखने की कोशिश की जाएगी। तो ये है यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। गुजरात इंटरनेशनल जो फिनटेक सिटी है यहां पर ये लोकेटेड है साबरमती रिवर के पास में, आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधीनगर के अंदर। तो यानी कि गांधीनगर के अंदर जो साबरमती रिवर है और इसी के साथ में जो यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके आसपास में आप लोगों को यहां पर इसकी चीजें देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर ये लोकेटेड है, क्योंकि कई बार ये न्यूज में रहती है जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बेसिक फंडा यही है कि हाँ किस तरीके से हम लोग जो फाइनेंशियल सर्विस और टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज के डेट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह है एक न्यूज। अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि आप लोगों ने जो किताबें पढ़ी हैं वही किताबें आप लोगों के पेरेंट्स ने पढ़ी हैं और वही किताबें आज के डेट में आप लोग पढ़ रहे हो और आप लोगों की आने वाली 5 जनरेशन और वही किताबें पढ़ने वाली हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगेगा यार चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, वही चीजें पढ़े जा रहे हैं, जबकि दुनिया जो है इतनी चेंज हो चुकी है। तो इसी के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टाइम के हिसाब से चेंज करनी पड़ती हैं ताकि उस सिचुएशन को समझ सकें। हमारे संविधान में भी इसलिए अमेंडमेंट किए जाते हैं ताकि चीजों को चेंज किया जा सके और उसको आने वाले टाइम में जो आज की प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से बनाया जा सके। तो लेबर जो मिनिस्ट्री है हमारी कंट्री में, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके बारे में यहां पर जो बात की जा रही है वो है कि लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा बेस ईयर रिवाइज किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग CPI बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है उसको चेंज किया जा रहा है, बेस ईयर 2001 से लेकर 2016 बेस ईयर यहां पर इसको दिया जा रहा है, ताकि जो हाउसिंग के अंदर जो खर्चा है, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, या फिर जो इन्फ्लेशन यहां पर देखने को मिलता है, महंगाई देखने को मिलती है, उसको हम लोग चेक कर सकें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स है जिसको WPI और CPI के नाम से आप लोग जानते हैं, ये बेसिकली इंडिकेटर है महंगाई को चेक करने के, यानी कि महंगाई कितनी हो रखी है, तो उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं। इन दोनों को काफी डिटेल में समझाने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं, याद कर उसको सर्च कर लीजिएगा CPI WPI बाय वीर। तो उसमें आप लोग कभी भी अगर उसको समझेंगे तो कभी भी बहुत सिंपल फॉर्म में बताया, आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो डिटेल में वहां पर ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो यहां पर जो बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है वही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले टाइम में प्रेजेंट डे के हिसाब से जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसका बेस ईयर यहां पर चेंज किया गया है। तो ये जो बेस ईयर यहां पर चेंज किया जा रहा है उससे काफी ज्यादा फायदा होगा। और ये जो बेसिकली यूज किया जाता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, अगर आप लोग DA के बारे में बात करते हैं, गवर्नमेंट के जो इंप्लॉय को दिए जाते हैं, ठीक है, डियरनेस रिलीफ फॉर द जो प्रिजनर है या फिर वेज फॉर द इंडस्ट्रियल जो वर्कर है, वो इसी के बेस पर यहां पर चेंज किया जाता है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर ये प्रॉपर वे में रहेगा प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से, तो जनता को जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है उनको जो मिलना चाहिए वो उसी बेस पर यहां पर उनको चीजें मिलती रहेंगी। यहां पर अगर आप लोग देखिएगा टाइम टू टाइम जो चीजें हैं वो चेंज हो रखी हैं। 2001 में और 2016 में अगर आप लोग इसको देखिए, जो फूड एंड बेवरेजेस हैं वो यहां पर 46% थे, आज की डेट में ये 39% यहां पर हो गए हैं। अगर एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये 23% थे यहां पर, ये आज के डेट में बढ़कर 30% के करीब हो गए हैं। हाउसिंग के बारे में बात करें 15% था, ये 16% के करीब हो गया है। इसी के साथ में जो दूसरी जो चीजें हैं यहां पर, जैसे और की यहां पर बात की जा रही है, जैसे पान सुपारी, ये सब जो चीजें होती हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.7, यहां पर ये 2.27, यहां पर 2.07 हो गया है।
बाकी अगर बात करें अदर्स जो और कई सारी चीजें यहां पर, ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर देखिएगा बहुत सारे फ्यूल, लाइटिंग, क्लोथिंग, जो और सारी कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। अगर उनके बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहां पर ये क्या होगा, ये यहां पर आज की डेट में ये घटकर पहले 13 था, अब यहां पर ये लगभग 12 के करीब या 11.5 के करीब आप जो यहां पर देख सकते हैं। ये सारा जो डेटा है यहां पर, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की साइड से आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है इसके अंदर में, तो फूड एंड बेवरेजेस का सबसे ज्यादा जो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आज के डेट में एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट वाला एरिया सबसे ज्यादा वेटेज यहां पर रखता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहां पर दिया कि किस तरीके के प्रोडक्ट यहां पर इसके अंदर काउंट किए जाते हैं। अगर इन प्रोडक्ट की कोई महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन आता है इनके अंदर में, तो उसको काउंट किया जाता है यहां पर सीपीआई के द्वारा, और इसको एंड बेस पर जनता तक डायरेक्ट पहुंचाया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि वाकई में कितना महंगाई हो गई है पहले के कंपेयर में आज की डेट में। इंपॉर्टेंट न्यूज है किसानों के पॉइंट ऑफ से अगर हम लोग बात करते हैं, इफको की बात की जा रही है। पहले आप लोगों को इफको की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ठीक है। तो ये यहां पर इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यहां पर होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इफको के नाम से जानते हैं। ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि खासकर जो किसानों से रिलेटेड अगर फर्टिलाइजर के बारे में बात करें, उनको कैसे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 1967 में इसको बनाया गया था। आज के डेट में इसके चेयरमैन कौन है वो आप लोग बताइए, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अगर इसके बारे में बात करें, इफको इसके द्वारा यहां पर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ज्वाइंट वेंचर, जिसमें SIFCO यानी कि सिक्किम IFFCO ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड जो है, इनका ज्वाइंट वेंचर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर बात की जा रही है, यहां पर यह रंगपो सिक्किम के अंदर यहां पर स्टार्ट किया जा रहा है। ये बेसिकली क्या काम कर रहे हैं, ये बेसिकली काम कर रहे हैं कि 100% ऑर्गेनिक चीजें देखने को मिले आप लोगों को, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है यहां पर नॉन टॉक्सिक यहां पर चीजें देखने को मिले। यानी कि आज की डेट में अगर आप लोग कुछ खाना खा रहे हैं ना, उसमें अलग अलग चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि गेहूं जब उगाए जाते हैं उनमें दवाइयां डाली जाती हैं, गन्ने उगाए जाते हैं उनमें दवाइयां डाली जाती हैं। आज की डेट में जो भैंस का आप लोग दूध पीते हैं, गाय भैंस का, उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो आप लोग चीजें खाते हैं। अगर कोई फल फ्रूट्स आज के डेट में आप लोग खा रहे हैं, उनको प्रिजर्वेटिव लगाकर उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक बीमार ना हो, वो बीमार नहीं सॉरी खराब ना हो। बाकी अगर बात करें आज की डेट में, अगर आप लोग मैंगो खा रहे हैं, जैसे आप लोग मैंगो खाते हैं जब मैंगो का सीजन होता है, उसमें उनको जो पकाया जाता है तो उसमें भी कई तरीके ऐसे प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, पर लेकिन वो यूज किए जाते हैं रेगुलरली। जो भी आप लोग पैकेट के सारे फूड यूज करते हो, वो सारे कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव उसमें यूज किए जाते हैं मिलाकर लंबे समय तक, ताकि वो सही बने रहे। तो इसीलिए यहां पर ये ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी ऐसी चीजें जो अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं, जिनको आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल आप लोगों को अपनाना है। तो एक तरीके से तुरंत जो अवेलेबल चीजें हैं उनको प्रिजर्वेटिव के लिए न रखा गया हो, वो आप लोगों को यूज करनी है। ये बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें और ग्रीन हिमालयन इकोनॉमी की बात करें। ये वर्क जो है कंप्लीट किया जाएगा अक्टूबर 2021 तक, और यहां पर ये एक तरीका स्टार्ट प्रोडक्शन, ये आफ्टर वर्क यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि अभी यहां पर इसका फाउंडेशन रखा जा रहा है, आने वाले टाइम में ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो इंपॉर्टेंट यहां पर इसको आप लोग बोल सकते हैं, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। सिक्किम जो है, अगर आप लोग सिक्किम को थोड़ा सा देखिएगा तो सिक्किम काफी इंटरेस्टिंग स्टेट है हमारी कंट्री में। थोड़ा सा मैप में देखिए, कई बार न्यूज में रहता है इंडिया और चाइना के रिलेशन की वजह से भी। इधर नेपाल है, इधर भूटान है, ऊपर चाइना है, और यहां पर सिक्किम हो गया, जो कि हमारी कंट्री में सिंगल राज्य को टच करता है, जो है वेस्ट बंगाल। तो इस सिक्किम के बारे में अगर थोड़ी सी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को बताऊं, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। गंगटोक इसकी कैपिटल हो गई। गवर्नर जो यहां पर है गंगा प्रसाद, चीफ मिनिस्टर यहां पर प्रेम सिंह तमांग, ठीक है। ये कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए आप लोगों की कंट्री में जो राज्य हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं कई बार। जैसे ट्री है हिमालयन रीजन में जिसका नाम है रोडोडेंड्रन, ठीक है, तो इसका नाम याद रखते हैं यहां पर रोडोडेंड्रन, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये ट्री है यहां पर बेसिकली सिक्किम का। जो फूल है यहां पर, ये है यहां पर नोबेल डीनड्रोबियम, ठीक है। इसी के साथ में जो बर्ड है यहां पर, ये है ब्लड पीजेंट। इसी के साथ में जो मैमल है यहां पर, ये रेड पैंडा, और जो एम्बलम है यहां पर, ये है यहां पर एम्बलम ऑफ सिक्किम, जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ये चीजें जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के बारे में कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में इस तरीके पूछ लिए जाते हैं। बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटी के द्वारा अभी अपने सिटीजन को यह बोला है कि इंडोर यानी कि घर के अंदर ही आप लोगों को रहना है, ताकि आप लोग बाहर निकले तो आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जो ये पिक्चर में आप लोगों को दिख रही है, येलो कलर की जो धूल है यहाँ पर, ये काफी लार्ज स्केल पर नॉर्थ कोरिया के अंदर देखने को मिल रही है। ये चाइना से निकल कर आ रही है। अगर आप लोग मैप में देखिएगा तो यहाँ पर ये हो गया चाइना, और यहाँ से ये आप लोगों को नॉर्थ कोरिया नजर आएगा, नीचे साउथ कोरिया हो गया,
और यहां पर हो गया जापान, अपनी प्यारी कंट्री यहां पर हो गई, तो इसके साथ में कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो यहां पर नॉर्थ कोरिया है, इसके अंदर आज के डेट में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यानी कि किम जोंग उनके यहां पर येलो हवा जा रही है, जिसके चलते यहां पर ऑथोरिटीज के द्वारा बोला गया कि घरों पर ही रहें अपने। और यहां पर अभी कोविड-19 के चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एक ये नई प्रॉब्लम यहां पर नॉर्थ कोरिया में निकल कर आई, इसको आप लोग एशियन डस्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको आप लोग येलो डस्ट के नाम से भी जानते हैं, डस्ट मतलब धूल मिट्टी, इसको आप लोग येलो सैंड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि पीले रंग का रेत, येलो विंड के नाम से भी जानते हैं, पीले रंग की हवा, या फिर चाइना डस्ट स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये चाइना से निकलकर चलता है। जिस तरीके से कोविड-19 को चाइनीज वायरस बोलते थे डोनाल्ड ट्रंप, इसी तरीके से इसको चाइनीज डस्ट स्टॉर्म बोला जाता है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं। ये जो डस्ट है, ये जो स्टॉर्म है, ये जो सैंड है, यहाँ पर एक्चुअली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो चाइना और मंगोलिया के अंदर जो डेजर्ट है वहां पर, यानी कि जो रेगिस्तान वाला इलाका है चाइना और मंगोलिया के अंदर, तो वहां से ये निकलते हुए नजर आते हैं। तो पर्टिकुलर अगर एरिया देखिए तो चाइना और मंगोलिया जो आप लोग यहां पर देखते हैं, तो यहां पर इन पर्टिकुलर एरिया में ये इस तरीके की एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि येलो डस्ट या फिर येलो सैंड या फिर एशियन डस्ट या फिर येलो विंड या फिर चाइनीज डस्ट कहां से निकलते हैं, तो यहां पर ये बेसिकली आप लोगों को चाइना और मंगोलिया से आप लोगों को एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसके चलते जब इनकी स्पीड अच्छी खासी रहती है तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को भी ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए हर साल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि जो यहां पर साउथ कोरिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, तो यहां पर भी इसकी प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अब की बार जो प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिल रही है, ये नॉर्थ कोरिया में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रही है। आखिर इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब यहां पर जो सैंड पार्टिकल्स यानी कि जो रेत है उसके जो पार्टिकल्स हैं वे मिक्स हो जाते हैं दूसरी जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो पोल्यूटेंट है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर हो गई, जो इंडस्ट्री में जो वेस्ट है उससे जो धुआं निकल के आता है, तो उसके साथ में ये मिक्स हो जाते हैं, और जब यहां पर ये निकलते हैं तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर इंसान की बॉडी में ये पहुंचते हैं तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जो आज के डेट में सामने निकल कर आता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, और ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रोप वे के बारे में। रोप वे क्या होता है, जब आप लोगों ने देखा होगा यहां पर जो वायर रहता है, वायर पे एक ऐसी ये छोटी सी कार ट्रोले टाइप की ये इस पे रहती है, और कई सारे लोगों को यहां पर एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाने का काम करती है। तो ये जो रोप वे है, रिसेंटली अभी हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और बोला गया कि वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट ये टेंपल रोपवे है। टेंपल मतलब मंदिरों के पास में जाने का जो रोपवे है। वैसे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट टेंपल रोपवे है, पर लेकिन अगर वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रोपवे के बारे में बात करें तो ये वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रोपवे नहीं है, ये एशिया में लॉन्गेस्ट रोपवे है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो एशिया के अंदर ये लॉन्गेस्ट रोपवे है जो कि इनोग्रेट किया गया वर्चुअली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो रोपवे है यहां पर ये लगभग 25 जो केबिन्स हैं और 2.3 किलो ये 2.3 किलोमीटर के हिसाब से यहां पर जो लेंथ है आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये 2.3 किलोमीटर जो बेसिकली लेंथ है और 900 मीटर की जो हाइट है, ये पर्टिकुलर आप लोग यहां पर चलते हुए नजर आएंगे। जो इनकी कैपेसिटी है ये 800 पैसेंजर पर आवर, यानी कि हर घंटे 800 पैसेंजर के करीब ले जा सकते हैं, और 8000 पर डे 8000 लोगों को पर डे एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचाने का काम कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से रेयरली पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों से बात करूं तो यहां पर अगर दूसरे एग्जाम में जैसे एसएससी बैंकिंग हो गया, वहां पर तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेंगे कि अभी किसके द्वारा कहां पर ये लॉन्च किया गया, तो ये है गिरनार जूनागढ़ गुजरात के अंदर में। ठीक है, पर लेकिन यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी, जहां पर ये रोपवे लॉन्च किया गया है वहां पर होता है माउंट गिरनार, जो बेसिकली ये एरिया है ये काफी बड़ा पिलग्रिमेज साइट है, यानी कि यहां पर आप लोग कई सारे टेंपल्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे अंबा टेंपल हो गया, तो यहां पर हिंदू टेंपल और जैन टेंपल दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो यूपीएससी बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं किसी पर्टिकुलर साइट के बारे में कि ये साइट जो है यहां पर हिंदू रिलीजन के लिए फेमस है ओनली, ये जैन रिलीजन के लिए फेमस है ओनली। तो यहां पर स्टेटमेंट रहेगी हिंदू और जैन दोनों रिलीजन के लिए फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने देखे होंगे। एक प्यारा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देता हूं जो पास्ट में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया है, ये है एलोरा केव्स के बारे में। ठीक है, एलोरा केव्स जो है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर में। ये 3 जो बेसिकली रिलीजन है उनके लिए यहां पर काफी फेमस है, जो कि पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं कि यहां पर जो रोककंट मोनेस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहां पर अलग अलग रिलीजन से चीजें आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं। कैलाश टेंपल आप लोगों को यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहां पर ये जो रॉक्स हैं ये यहां पर हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन म्यूनमेंट का एक आप लोगों को आर्ट फॉर्म यहां पर देखने को मिल जाता है, यानी कि तीनों के लिए यहां पर ये बेसिकली जानी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर एलोरा केव के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पर लेकिन अगर आप लोगों से एक और क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं अजंता केव।
अजंता केव जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो मेनली फोकस देकर चलती है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है मेनली, ठीक है, जो बुद्धिस्ट जो रिलीजियस आर्ट है। तो यहां पर ये भी हमारी कंट्री में अगर आप लोग इनको देखेगा, अजंता केव जो है ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट इनको बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ASI बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में हमारी कंट्री में आते हैं। तो ये इसके द्वारा यहां पर बेसिकली इन सब चीजों की देखरेख की जाती है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है बैकग्राउंड के साथ में जो आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए बोलता हूं जब भी आप लोग लेक्चर देखा करें अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिए अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको देखना है, नॉलेज लेनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है NGT के बारे में, यानी कि जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आप लोगों को पता है कि अभी 2020 में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसको यहां पर जो बने हुए लगभग 10 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि 2010 में इसको बनाया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हमारी कंट्री में एक एक्ट था जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट बोलते हैं, उसके हिसाब से बनाया गया था। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा देखे जाते हैं। हमारी कंट्री वर्ल्ड में ऐसी तीसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में, यानी कि अगर आप लोग देखेगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में हमारी कंट्री तीसरी कंट्री है जो कि यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी बॉडी रखती है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ताकि कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तो उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। अभी न्यूज में किस लिए, न्यूज में इसलिए यहां पर कि कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है दिसंबर 2017 में जो गवर्नमेंट है तेलंगाना उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया गया एक तरीके से, तो एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया गया। पर लेकिन अभी रिसेंटली यहां पर ये देखने को मिल रहा है कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिया गया था वो प्रोजेक्ट कोई और था। अब इस प्रोजेक्ट की जो लेंथ है, इस प्रोजेक्ट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा दी गई है। ये एक तरीके से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं, ठीक है, आप लोग उससे खेतों की सिंचाई भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, बिजली का उत्पादन भी करते हैं, तो कई सारे पर्पज के लिए यूज हो गए यहां पर ये। तो मल्टीपर्पज ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट आप लोग यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जो यहां पर जो बेसिकली ये पहले जिस तरीके से इसको रखा गया था उससे आगे चलकर इसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो क्लियरेंस लिया गया था छोटे प्रोजेक्ट के लिए, पर लेकिन अब यहां पर इसकी जो कैपेसिटी बढ़ा दी है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा बोला गया है ये एक गलत तरीका है। इस तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते कि छोटा प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल लेकर फिर प्रोजेक्ट को आप लोग बढ़ा दें, तो ये गलत तरीका है यहां पर। इसके द्वारा कई सारे जो रिकॉर्ड है वो सेट कर दिए गए हैं। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट वाटर टनल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जल सेतु आप लोगों को देखने को मिलेगा, अंडरग्राउंड पूल आप लोगों को वाटर का देखने को मिलेगा, और यहां पर वाटर के जो सबसे बड़े पंप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड बोला जा रहा है इसके द्वारा सेट कर दिए गए हैं। जबकि जो प्रोजेक्ट यहां पर इनके द्वारा क्लियरेंस लिया गया था वो काफी छोटा प्रोजेक्ट था। 80,000 करोड़ के करीब यहां पर इसकी कॉस्ट आने वाली है। इसी के साथ में यहां पर ये 80,000 आने वाली एक्सपेक्टेड थी, इसको बढ़ा दिया गया 1 लाख करोड़, यानी कि ये भी 20,000 करोड़ से और बढ़ा दिया गया है। ये कंप्लीट होगा कंस्ट्रक्शन इसका 2020 के एंड तक, यहां पर इसको कंप्लीशन इसका माना जा रहा है। तो ये सारा काम तेलंगाना के अंदर किया जा रहा है। तो यहां पर इस प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये तेलंगाना के अंदर है आज की डेट में। ओके, तेलंगाना हमारी कंट्री में वो राज्य है जो आंध्र प्रदेश से अलग कर 2014 में उसको एक अलग राज्य बनाया गया था। इससे पहले हमारी कंट्री में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो थे वो एक ही राज्य में हुआ करते थे। हैदराबाद यहां पर आज के डेट में कैपिटल देखने को मिलेगी, और यहां पर अब तक अमरावती के नाम से कैपिटल जानी जाती है। तो देखते हैं कब तक जो चीजें हैं वो इस पैटर्न में आगे बढ़ती हैं। आइए आगे चलते हैं। अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आप लोगों ने ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा फील की होगी। तो उसी का एक सोल्यूशन यहां पर जो काफी अच्छा गुजरात में देखने को मिल रहा है, तो ये एक अच्छा सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और फ्यूचर में मेरे हिसाब से पूरा कंट्री में भी इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। आखिर क्या है ये, गांव में अगर देखिएगा तो आप लोगों को जो बिजली है वो 8 से 10 घंटे मुश्किल से देखने को मिलती है, और कई सारे गांव में तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, या फिर कई सारे ऐसे भी गांव हैं जहां पर 1 घंटे बिजली आती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप लोग गांव 1 घंटे में आता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, यानी कितने घंटे बिजली आप लोगों के गांव में आती है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है किसान सर्वोदय योजना। तो ये बेसिकली जो जिसका नाम है यहां पर KSY, तो यहां पर जो ये योजना है इसके चलते यहां पर 16 घंटे के करीब ये पावर सप्लाई प्रोवाइड कराई जाएगी किसानों को। और ये जो डे टाइम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि मॉर्निंग में
5 AM से लेके 9 PM तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कराया जाएगा, खासकर जो यहाँ पर गांव वाले एरिया में। तो इसके चलते जो किसान है उनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो 5 बजे से लेके 9 बजे तक यहाँ पर ये जो बिजली की जो कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो जो भी काम है उसको ये कंप्लीट कर सकते हैं। 3,500 करोड़ रुपए यहाँ पर ये ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और 2023 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। तो यहां पर देखिए ऐसे प्रोजेक्ट तो पूरी कंट्री में होने चाहिए जहां पर कम से कम किसानों को बिजली मिल सके, क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर खेतों की सिंचाई करनी है या इसी के साथ में घर पर जो घास वगैरह एक तरीके से काटना है या चक्की वगैरह पर आटा पीसना है, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। और खासकर अगर यहां पर शाम को लगभग अगर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइट रहती है, मुझे तो ये लगता है कि इसको 10 बजे तक कर देना चाहिए था, कम से कम 10 बजे तक और चीजें सेटल रहती है। पर लेकिन इसके बाद में जो काफी ज्यादा लोड बढ़ जाता है ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, वो सिटी वाले एरिया में ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके चलते 9 बजे तक रखा गया और गांव में 9 बजे तक नॉर्मली जो होता है, कई जगह पर ऐसा होता है कि 9 बजे एक ठीक ठाक टाइम है कि उनका काम सारा निपट जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से एक अच्छा ड्यूरेशन है यहाँ पर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा रही है तो। ओके, तो इसके बारे में याद रखिएगा 2023 तक इसको कंप्लीट करने की बात की जा रही है। 3,500 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जा रहे हैं। अगर गुजरात से बिलोंग करते हैं आप लोग तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, गुजरात के स्टेट पीसीएस के लिए भी। योजना का नाम याद रखिएगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 योजना के नाम दे देंगे और बोलेंगे कौन से राज्य की योजना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात किया जा रहा है और एक किताब के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले न्यूज देख लेते हैं। आईआईटी खड़गपुर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के द्वारा अभी हाथ मिलाए गए हैं ताकि आने वाले टाइम में ये नोवल इंडस्ट्री 4.0 को यहां पर टेक्नोलॉजी के थ्रू यहां पर चीजों को कंट्रोल करके आगे चला जा सके। बेसिकली क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर आप लोग देखिए, अगर कहीं किसी कार बनाने की फैक्ट्री में जाते हैं या फिर आप लोग दूसरे भी इस तरीके से काम आप लोग देखते हैं, जैसे आप लोग मेट्रो के अंदर जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, वहां पर पैसे देते हैं और वहां पर आप लोगों को कॉइन मिल जाते हैं या फिर आप लोग का कार्ड रिचार्ज होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये यहाँ पर एक तरीके से कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, रिमोटली कंट्रोल चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जैसे कार बनाई जा रही है तो सारे पुर्जे वहां पर इकट्ठे कर जोड़ दिए जाते हैं और आगे उसको डिलीवर कर दिए जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का ये यहाँ पर काफी अच्छा यूज यहाँ पर इसको बोला जाता है। क्लास श्वाब के बारे में अगर बात करें, ये फाउंडर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। तो इनके द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी 2016 में जिसको बोला गया था फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है यहाँ पर, सबसे पहले बोला गया कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था यहाँ पर, ये मशीन स्टार्ट की गई थी, वाटर पावर स्टीम पावर यहाँ पर जो नाव वगैरह है वो स्टार्ट की गई थी, वो चीजें आप लोगों को देखने को मिली। सेकेंड इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन यहाँ पर देखने को मिला उसमें मास प्रोडक्शन किया गया, लाइन इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिली। कंप्यूटर और ऑटोमेशन का जब टाइम ड्यूरेशन आया तो ये आप लोगों का थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है। और अभी प्रेजेंटली यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज किया जा रहा है, तो ये एक तरीके से साइबर फिजिकल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट लेवल की बातें अभी यहां पर नजर आती हैं। स्मार्ट सिटी के बारे में बात करें, स्मार्ट होम के बारे में बात करें, घर में जाकर आप लोगों को बस बोलना है कि लाइट ओपन कर दो, तो यहां पर ऐसे ऐसे सिस्टम है कि पूरे घर की लाइट ओपन हो जाएगी, सारे सिस्टम को काम करना स्टार्ट कर देगा। तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड होम बनाए जा रहे हैं। इवन इससे फालतू क्या होगा कि मैन्युफैक्चर्ड बेबी बनाने की बात की जा रही है जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये एक नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी अभी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर आप लोग देखते हैं, ऑटोमेटिक व्हीकल के बारे में बात की जाती है आज के डेट में अगर देखेगा तो ऑटोनोमस व्हीकल आप लोग देखते हैं अलग अलग चीजों के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात की जा रही है। और एक ही तरीके से यहां पर मर्ज विद ह्यूमन जो फिजिकल लाइफ है उसके साथ में काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में चीजें कनेक्ट हो चुकी हैं। तो उसी के चलते यहां पर आईआईटी खड़गपुर हमारी कंट्री में सबसे पुराना खड़गपुर है, सॉरी सबसे पुराना आईआईटी है सबसे पुराना खड़गपुर, इसके साथ में टाटा कंसल्टेंसी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। ये न्यूज हालांकि मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोग ले लीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को यहां पर 27 टारगेट दिए गए थे, उसने ओनली 21 कंप्लीट किए हैं। तो 6 टारगेट अभी भी बचे हुए हैं उसके, जिसको कंप्लीट करने हैं। 27 जो कंप्लीट करने थे वो भी उसका टाइम एक्सपायर हो गया जब उसके द्वारा उसके कंप्लीट किए गए हैं, वो भी उसको टाइम रहते कंप्लीट नहीं किए गए हैं। तो अब यहां पर फरवरी 2021 में इसकी जो मीटिंग होगी उसमें देखा जाएगा कौन यहां पर इसको सपोर्ट करे। अभी तुर्की के द्वारा ओनली सपोर्ट किया गया कि इसको इस लिस्ट में से निकालना है, बाकी सारी कंट्री जो है उन्होंने अपोज कर दिया, जिसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिली। इवन चाइना जो कि लंगोटिया यार है उसने भी मना कर दिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था। 9/11 के बाद में इसमें टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी ऐड कर दिया गया, पहले इसमें ओनली मनी लॉन्ड्रिंग हुआ करता था।
तो ये इन सब एक्टिविटीज पर नजर रखता है और इनको रोकने की कोशिश करता है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो अगर हरकतें सुधर गई तो इससे बाहर निकल जाएगा, हरकतें नहीं सुधरी तो ब्लैक लिस्ट में पहुंच जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा गाज गिर रही है अभी, अगर इन सब चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं तो। इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। बात की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उनके द्वारा यहां पर अभी इनोग्रेट किया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन। विजिलेंस होता है एक तरीके से जो विजिलेंस कमिश्नर आप लोगों ने सुना होगा, जिसका मतलब होता है सतर्कता आयोग, ठीक है। तो यहां पर विजिलेंट इंडिया का बात की जा रही है, तो इसका मतलब है सतर्क इंडिया और प्रोस्परस इंडिया, यानी कि एक तरीके से भली भांति फलती फूलती इंडिया और सतर्क इंडिया के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये इस बार की थीम है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस और एंटी करप्शन जो है वो यहां पर अभी इनोग्रेट की गई है। तो डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो विजिलेंट इंडिया और प्रोस्परस इंडिया है, यानी कि सतर्क इंडिया और एक तरीके से प्रोस्परस जो भारत है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये किसकी थीम है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंट और एंटी करप्शन की जो अब की बार ये कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई जिसको आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बेसिकली यहां पर विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये किसके लिए होता है? बेसिकली कि हमारी कंट्री में इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो यहां पर बात की जा रही है सतर्क भारत और यहां पर समृद्ध भारत, यानी कि विजिलेंट इंडिया और प्रोस्पेरस इंडिया। तो ये जो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा एक वीक है 27 अक्टूबर से लेकर ये 2 नवंबर तक आप लोगों को देखने को अब की बार मिलेगा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में यहां पर जानते हैं। सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, जिसको सीवीसी आप लोग बोलते हैं, ये हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है जो कि 1964 में इसको क्रिएट किया गया था। जो कमेटी थी जिसके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी वो था के संथानन कमेटी, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखेगा। यहाँ पर ये कमेटी थी जिसके रिकमेंडेशन के द्वारा यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई थी, जो कि एक एंटी करप्शन बॉडी है हमारी कंट्री में। तो प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन यानी कि करप्शन को रोकने का काम करेगी हमारी कंट्री में। तो इसके चलते 2003 में कंफर्म किया गया इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस, यानी कि बनाई गई 1964 में यहां पर ये एक तरीके से इस कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा, पर लेकिन स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा जो यहां पर पास किया गया, जब यहां पर बिल और उसको एक्ट बनाया गया, तो फिर इसको स्टैट्यूट यानी कि एक तरीके से स्टैट्यूट स्टेटस यहां पर दिया गया, ठीक है। अगर बात करें यहां पर नित्तूर श्रीनिवास राव, ये यहां पर सेलेक्टेड फर्स्ट जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे हमारी कंट्री के, और फिर इसके बाद में जो चीजें हैं वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो गई। आज की डेट में प्रेजेंट सीवीसी हमारी कंट्री में कौन है, क्या है भी या फिर पोस्ट खाली है, तो इसके बारे में जाकर सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर बात करें यहाँ पर तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है यहाँ पर इसके एक चेयरमैन होते हैं, और टोटल मिलाकर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉट मोर देन 2 विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि ये एक 3 मेंबर की बॉडी है जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पर 20 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को जो इसके जो बेसिकली जो मेंबर वगैरह हैं, अगर इसके आप लोगों को अपॉइंट करने हैं, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो विजिलेंस कमिश्नर अगर आप लोगों को अपॉइंट करने हैं, तो एक अपॉइंट करने वाली यहाँ पर कमेटी होती है जो कि प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है। तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। ये 3 मेंबर यहाँ पर चुनते हैं सीवीसी को, और वो आगे चलकर फिर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर यहां पर लगता है कि वो मिसबिहेव कर रहे हैं आगे चलकर, तो मिसबिहेव के और इनकैपेसिटी के ग्राउंड पर इनको हटाया जा सकता है, पर लेकिन रेफरेंस जो रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है देखेंगे कि क्या रियलिटी में इनके द्वारा मिसबिहेव किया गया है, तो उसके बेस पर फिर चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिसको आप लोग सीवीसी बोलते हैं। तो ये थी इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। और बाकी जो ये मैंने अभी आप लोगों को थीम बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर विजिलेंट इंडिया, प्रोस्परस इंडिया, यानी कि एक तरीके से यहां पर बात की जा रही है सतर्क भारत, इसी के साथ में समृद्ध भारत। एक और इंपॉर्टेंट जो बात आप लोग यहां पर इसके बारे में याद रखेगा, या तो 4 साल या फिर 65 साल, यानी कि जो भी पहले हो जाए वो इनका टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ऑफिस में जो टर्म है ये उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। एक कंप्लीट जो एक इंडिपेंडेंट स्कीम यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई थी, ताकि हमारी कंट्री में जो चीजें हैं उनको सुधारा जा सके कोविड-19 के चलते। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर निधि स्कीम के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, जिसको सेवा निधि स्कीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। ये हमारी कंट्री में अप्रूव की गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोन जो है वो प्रोवाइड कराया जा सके कंट्री में, और फिर से हमारी कंट्री जो है एक सही प्रोग्रेस पाथ पर चल सके। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसके द्वारा फर्स्ट रैंक प्राप्त की गई है, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ पर 7 सिटी जो स्टेट के अंदर वो पाई गई हैं, उनमें से जो टॉप सिटी में से 7 सिटी यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिसमें वाराणसी, लखनऊ और अलीगढ़
टॉप आप लोगों को नजर आएगा, जिसके चलते यहां पर इलाहाबाद, गोरखपुर और गाजियाबाद और कानपुर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि सबसे ज्यादा यहां पर बढ़ चढ़कर इस स्कीम में भाग लिया इनके द्वारा। स्कीम जो थी ये 1 जून 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि जो आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर जो भी यहां पर जो रेडी ठेले वाले रहते हैं, जो एक तरीके से वो अपना लाइवलीहुड एक्टिविटी को स्टार्ट कर सके। क्योंकि अगर कोई गलियों में अपना सामान बेचकर पैसे कमाता है, और आप लोगों ने खासकर गांव वाले एरिया में काफी लार्ज स्केल पर देखा होगा, या फिर सिटीज वाले एरिया में भी ये सड़कों पर आप लोगों ने देखा होगा सब्जियां वगैरह बेचते हुए, कई बार फल फ्रूट्स बेचते हुए लोग पाए जाते हैं। तो इसके चलते इनकी जो रोजी रोटी थी वो कोविड-19 की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्टेड हुई। तो इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर ये हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम स्टार्ट की गई थी, उसमें हमारी कंट्री में जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो सबसे टॉप पर यहाँ पर रहा। एम जो है बेसिकली वर्किंग कैपिटल लोन अप टू द 10,000, तो यहां पर सब्सिडाइज रेट पर यहां पर इनको प्रोवाइड कराया गया, ताकि अपनी जिंदगी जो है ये आसानी से जी सके। तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर डायरेक्ट स्कीम का नाम देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए है ये स्कीम, तो इसके बारे में आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने एक दवाई का नाम काफी सुना होगा, जिसके बारे में यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो भी काफी एक तरीके से इसको लेने के लिए अग्रसर थे इंडिया के लिए। हाइड्रो, ये यहाँ पर जो बेसिकली जो दवाई है कोविड-19 के लिए थी, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये जो दवाई थी जो कि हमारी कंट्री में बेसिकली ये बनाई जाती है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर इस दवाई के लिए एक तरीके से हमारी कंट्री के ऊपर प्रेशर डाला गया। अब एक ऐसी दवाई सामने निकल कर आई है जिसका नाम है यहाँ पर तोसिलिजुमैब, ठीक है। तो ये जो दवाई है यहाँ पर ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बाद यहाँ पर ये दवाई है जो कि काफी लार्ज स्केल पर यूज की जा रही है यहाँ पर कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। जब तक कि इसकी जो एफिकेसी है, यानी कि इसकी जो एफिशिएंसी है चीजों को ठीक करने की, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, तब तक ये चीजें चलती रहती हैं। और ये सेकंड ड्रग है अपने ही तरीके की। तो ये जो दवाई रहती है यहाँ पर बेसिकली जो इम्यून सिस्टम है उसको सही करने का काम करेगी, ताकि हमारी बॉडी में जो सही चीजें हैं वो प्रॉपर पैटर्न में आ सके। ये जो दवाई है यहाँ पर ये अटीमेरा जो स्विस फार्मा कंपनी है उसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली ये दवाई है। और ये जो है बेसिकली एक तरीके से कहीं ना कहीं जब तक कोई दवाई नहीं आ जाती है तब तक यहाँ पर ऑल्टरनेटिव यूज किए जाते हैं। तो ये जो दवाई है ये सीवियर लंग इन्फेक्शन के लिए यूज की जाती है कोविड-19 पेशेंट्स में, और लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड यहाँ पर ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छा तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों से बोला जाए कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो बस प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, बाकी मेंस की तैयारी अगले साल करेंगे। तो फंडा क्या हो गया कि आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हैं वो चीजें आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ ली हैं, ठीक है। आगे चलकर जब आप लोगों का मेंस हुआ तो उसको इतने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा डिटेल में कि मेंस भी आप लोगों का क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी तो ये दवाई तो थी प्रीलिम्स के लिए, पर मेंस भी उसके लिए क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जिसको भी पढ़ो इतने डिटेल में पढ़ो ताकि आगे भी उसका यूज आप लोग कर सकें। तो ये जो दवाई है ये उसी तरीके से है कि किसी और चीज के लिए, पर लेकिन आज कोविड-19 के लिए यूज हो रही है, क्योंकि वो भी एक उसी तरीके से रिलेटेड एक बीमारी है लंग इन्फेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बेसिकली एक रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020। यूएस बेस हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट यानी कि HEI जो है वो यहाँ पर इसको पब्लिश करता है। और यहाँ पर इसके हिसाब से अगर चलें इंडिया यानी कि हमारी कंट्री वर्ल्ड में थर्ड हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 का। अगर बात करें यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एनर्जी एंड क्लाइमेट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा बोला गया था कि यूके के अंदर जो जैसे जैसे सर्दियां आती हैं या फिर कोविड-19 के चलते लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, अगर यूके को आप लोग मैप में देखेगा तो यूके जो है वो आप लोगों को एक काफी ठंडा इलाका नजर आएगा। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, ठीक है, तो काफी ठंड यूके में देखने को मिलती है। तो जिसके चलते अगर कोई घरों में रहकर काम करता है तो यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोग को नजर आएगी, जैसे कि बॉयलर वगैरह चला रहा है घर में, ठीक है, हीटर रूम हीटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो हीटिंग पर्पज के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें एक्टिविटी यूज की जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो एमिशन है ये यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है यूके में सर्दियों के टाइम पर। तो इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालना काफी ज्यादा जरूरी है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर जिसको सोगा के नाम से भी जानते हैं यहाँ पर SOGA, ठीक है। तो यह है स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर। तो यहाँ पर 2020 जो है उसके द्वारा बोला गया है
कि इंडिया में जो ये पोल्यूशन है ये काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलते हैं और इंडिया भी एक लीडिंग कंट्री है अगर इस पर्टिकुलर एरिया में बात करते हैं। और लास्ट एक दशक में ये जो इस तरीके का एक्सपोजर है इंडिया में ये 70% के करीब यहां पर इंक्रीज हो गया है, यानी कि 17% ये जो है ये बढ़ गया है, जो कि हमको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में चीजें चल रही हैं। इसकी वजह से हमारी कंट्री में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी होती है, यानी कि जो बचपन में ही बच्चे होते हैं उनकी जान चली जाती है, और हमारी कंट्री में ये हाईएस्ट रिस्क है इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से, जो एयर पोल्यूशन की वजह से बोला जा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी कंट्री में जो अगर आप लोग देखेगा 1,16,000 के करीब जो इन्फेंट हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को हम लोग लेकर चलें। और टोटल जो लोगों की जान जाती है वो है 1.67 मिलियन, तो यहां पर मिलियन है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो यानी कि 16 लाख में से अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1 लाख के समथिंग जो बच्चों की जान चली जाती है इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से। तो ये जो एयर पोल्यूशन है ये काफी खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करता है। गवर्नमेंट के द्वारा हालांकि कई सारे स्टेप उठाए गए हैं, जिसमें से उज्ज्वला योजना भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो उज्ज्वला जो योजना थी उसका बेसिक पर्पज ये था कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है उनको रोका जा सके और इसका सोल्यूशन निकाला जा सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि हाँ, उज्ज्वला योजना के बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, जिसमें गैस सिलेंडर वगैरह यहां पर बेसिकली इनके द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, तो उसके चलते यहां पर जो गरीब परिवार हैं उनको गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं, जो बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बोल सकते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने अब्राहम अकॉर्ड के बारे में सुना था, जिसमें 2 कंट्री, एक का नाम था यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और बहरीन, ये इजराइल के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको नॉर्मल करने की बात की गई, यानी कि इनकी एम्बेसी जो है वो इजराइल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो रिलेशन है उनके नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। एक और कंट्री इसमें ऐड हो गई है यहाँ पर, जिसका नाम है सूडान। सूडान के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को दूं, सूडान और साउथ सूडान ये एक कंट्री हुआ करती थी 2011 तक, पर लेकिन 2011 में यहां पर एक नई कंट्री बन गई साउथ सूडान, सूडान में से अलग होकर। तो ये जो सूडान है इसके द्वारा, जिसकी कैपिटल खार्तूम है, अभी रिसेंटली इजराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करने की बात की है। तो ये क्या इतनी आसानी से हो गया? नहीं। सूडान को पहले यहां पर जो टेररिज्म जो स्पॉन्सर्ड स्टेट की कैटेगरी में रखा गया था, जो टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर करते हैं। तो अब फिलहाल जो यूएसए के द्वारा उसको, ईरान को जो है सूडान को जो है उसको उस लिस्ट से हटा लिया गया है। ये जो लिस्ट है यहाँ पर, इसमें आज की डेट में सीरिया है जिसको लिस्टेड किया गया था 1979 में, ईरान है 1984 में, और नॉर्थ कोरिया को 2017 में इस लिस्ट में डाला गया है जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनके ऊपर कंट्रोल रखा जाता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि सूडान को रिमूव किया जाए इस पर्टिकुलर लिस्ट से, क्योंकि उसने चीजों को काफी इंप्रूव किया है। अगर इस तरीके से हम लोग बात करते हैं तो इसने काफी एक तरीके से तब से लेकर काफी सिचुएशन को संभाला है। तो ये कुछ बातें इसके साथ में जो आप लोग याद रखिएगा। बाकी इजिप्ट हो गया, यहाँ पर लीबिया हो गया, चड हो गया, CAR इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसकी फुल फॉर्म आप लोग बताइए। साउथ सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, यहाँ पर सोमालिया हो गया, जिबूती हो गया, इरिट्रिया हो गया। ठीक है, तो ये कंट्री है जिनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो इसके चलते यहाँ पर ये कई बार न्यूज में रहता है। तो जो लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड कंट्री है यहाँ पर 3 है अभी फिलहाल, सीरिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया, जो कि जो डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है, खासकर जो स्पॉन्सर्ड, जो एक तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसको सपोर्ट करती हैं। तो फिलहाल सूडान जो है वो इससे बाहर निकल गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, खासकर रिसेंटली अभी काफी आप लोगों ने सुना होगा, हांगकांग में काफी लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा था। तो उसी से बैकग्राउंड में यहां पर ये न्यूज है। पहले आप लोग बैकग्राउंड समझ लिए, फिर आप लोग न्यूज को अच्छे से समझ पाएंगे। हांगकांग जो है, अगर आप लोग देखिए अपनी प्यारी कंट्री इंडिया होगी, यहां पर आप लोग को हांगकांग नजर आएगा, जो कि चाइना के जस्ट पास में देखने को मिलेगा। हांगकांग एक टाइम पर ऐसा था कि ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में था, यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में हुआ करता था। फिर इसको 1997 में चाइना के लिए ट्रांसफर कर दिया गया कि चाइना के अंडर में यहां पर ये रहेगा। पर लेकिन स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है वो यहां पर इसका मेंटेन रखा जाएगा। चाइना के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है आज के डेट में, पर लेकिन हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी। तो वो सारी चीजों को फॉलो करते हुए इनके द्वारा एक प्रिंसिपल दिया गया, जिसको बोला गया 1 कंट्री 2 सिस्टम, यानी कि कंट्री तो एक ही रहेगी, चाइना ही आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन इसमें चाइना का अलग सिस्टम रहेगा और जो हांगकांग है उसका अलग सिस्टम रहेगा। चाइना में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेसी रहेगी। तो ये रूल जो थे उनको इंप्लीमेंट करने की बात की गई और 1 कंट्री 2 सिस्टम के बेस पर यहां पर इसको स्टार्ट किया गया, तो कि काफी इंपोर्टेंट यहां पर देखने को मिला। हांगकांग जो था वो रिसेंटली अभी काफी जो न्यूज में था, ये कंट्रोवर्शियल एक्स्ट्राडिशन जो बिल था, यानी कि अगर यहां पर हांगकांग के अंदर चाइना के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो चाइना की मेन लैंड में जाकर उसको सजा सुनाई जाएगी। तो यहां पर इसके चलते हांगकांग में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले और इसमें वोटर रिवॉल्यूशन जो था वो भी इसी का एक पार्ट था। हांगकांग जो है यहां पर, ये अगर बेसिकली बात करें
आज की डेट में जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ये यहाँ पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो रीजन है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिला। खासकर जो पर्ल रिवर है उसकी स्टोरी सदर्न चाइना में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में काफी प्रोटेस्ट निकलकर सामने आया। तो अभी जो न्यूज है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला गया है कि हांगकांग ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो बेसिकली पासपोर्ट है वो यहां पर ये काउंट नहीं करेंगे, उसको वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। आखिर ऐसा क्यों बोला इनके द्वारा? ऐसा इसलिए बोला गया कि क्योंकि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज सिटीजन जो है बेसिकली इसको यहां पर एक पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जो कि ब्रिटिश का पासपोर्ट यहां पर हांगकांग में देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि यहां पर जो ब्रिटेन है उसके द्वारा अभी ब्रेक्जिट से बाहर निकलने की बात की जा रही है। तो इन्होंने हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ये यहां पर इसके लिए BNO वीजा यानी कि ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो उसका वीजा देने की बात की गई है, जो कि 31 जनवरी 2021 से यहां पर स्टार्ट किया जाएगा, जो कि बेसिकली हांगकांग जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है HKSAR के हिसाब से यहां पर देखने को मिल रहा है। ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज जो पासपोर्ट है वो कॉमनली रेफर किया जाता है BNO पासपोर्ट, जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट फॉर ए पर्सन विद ब्रिटिश नेशनल, यानी कि एक तरीके से ब्रिटेन के अगर कोई और लोग जो है वो बाहर रह रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली पासपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। पर चाइना इससे काफी ज्यादा नाखुश है और चाइना ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। तो देखते हैं आगे चीजें क्या चल पाती हैं। अभी फिलहाल यही है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आइडिया जरूर रखिएगा। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप लोगों से न्यूज पूछ ली जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर पूर्व लोकसभा सांसद और संगीतकार जिनका नाम था यहाँ पर महेश कोनड़िया, ठीक है, तो जो महेश कोनड़िया जी हैं उनके निधन पर इनके द्वारा दुख व्यक्त किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्सप्रेस किया है यहाँ पर ग्रीव की उनकी जो डिमाइस हुई, उनकी डेथ हुई है। तो बेसिकली यहाँ पर जिनका नाम था महेश कोनड़िया, ठीक है, तो ये एक म्यूजिशियन थे और हमारी कंट्री में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी ये रह चुके हैं। तो इसके चलते यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है ये म्यूजिशियन, सिंगर, फॉर्मर लोकसभा मेंबर, तो इनके बारे में याद रखिएगा। पटन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, तो 83 में रिसेंटली इनकी डेथ हुई अभी। तो ये पर्सनैलिटी जो है इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि पर्टिकुलर किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये एक म्यूजिशियन, सिंगर थे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा यहाँ पर हमारी कंट्री को एक तरीके से बड़ी ही गंदी कंट्री बोला पॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ से। तो इसके ऊपर काफी सारा डिबेट डिस्कशन यहाँ पर रिसेंटली अभी देखने को मिला। ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब है जो कि अपनी कंट्री में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए हैं और हमारी कंट्री के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, तो जिसके चलते कंट्री में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते अगर देखें जो पोल्यूशन है और इसी के साथ में जो एक तरीके जो साफ सफाई है उसकी वजह से हमारी कंट्री में काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। अकॉर्डिंग टू ओवर वर्ल्ड इन डेटा, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक वेबसाइट है, इसके हिसाब से बात करें जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, इसके द्वारा एस्टिमेशन लगाया गया है कि 7,75,000 के करीब जो लोग हैं उनकी प्रीमेच्योरली डेथ होती है पुअर सैनिटेशन की वजह से। 1.4% जो ग्लोबल डेथ है लो जो इनकम कंट्री है उसमें से लगभग 5% ऑफ डेथ यहां पर इसकी वजह से अकाउंट की जाती है। तो इसीलिए साफ सफाई रहना काफी ज्यादा जरूरी है। इंडिया 5th जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के हिसाब से, ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मंगोलिया और अफगानिस्तान के बाद में। तो ये चीजें हम लोग को सुधारनी पड़ेगी। हाईएस्ट एवरेज एक्सपोजर जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ये वर्ल्ड में लास्ट ईयर इंडिया में देखने को मिला था। एयर पोल्यूशन जो है बिगेस्ट जो हेल्थ रिस्क है आज के डेट में इंडिया के अंदर में माना जाता है कि 16.7 लोग के करीब जो लोग की डेथ हो जाती है। इंडिया में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो बेसिकली लास्ट 10 ईयर में जो आप लोगों को देखने को मिलेगा उसकी जो कंडीशन है वो अभी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले कंपेयर में बोला जा रहा है यहाँ पर 16 से 17% के करीब यहाँ पर ये रिसेंटली अभी बढ़ गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आइडिया जरूर रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट न्यूज है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसके द्वारा यहाँ पर अभी रिसेंटली देखो अपना देश ये एक वेबिनार करके यहाँ पर जो कि जिस आगे हमारी कंट्री में स्टार्ट की गई, जिसमें यहाँ पर जो बूंदी है राजस्थान के अंदर, ठीक है, उसकी जो उसकी हेरिटेज यानी कि कल्चर जो हेरिटेज साइट है तो उसको दिखाने के बारे में बात की है ताकि जो भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड हैं वो इसको देख सकें और चीजों को न भूलें, ठीक है। तो ये बेसिकली जो शीर्षक यहाँ पर दिया गया एक तरीके से ये जो विरासत होती है उसको दिखाने की बात यहाँ पर की गई है। जो बूंदी है यहाँ पर उसमें कई सारे स्टेप वेल देखने को मिलेंगे, ये इनके सीढ़ीदार जो बावड़ी होती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा उसमें क्या कहता है इस तरीके से सीढ़ी वगैरह होती है, आप लोग नीचे उसमें जा सकते हैं इस तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप नीचे जाया जा सकता है उसमें, उसको बावड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसके कई नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर सिटी ऑफ स्टेपवेल, दूसरा यहाँ पर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है और छोटी काशी यानी कि जो काशी नहीं है बनारस है तो छोटी काशी भी इसको बोला जाता है। आखिर छोटी काशी इसको क्यों बोला जाता है?
क्योंकि दुनिया भर के मंदिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल आप लोगों को यहाँ पर नजर आते हैं। और हाडा कैपिटल जो इसको बोला गया है क्योंकि राजपूत चौहान जो यहाँ पर हुआ करते थे उनसे ये कनेक्टेड है, जिसके बेस पर इसका नाम यहाँ पर ये बेसिकली सराउंडिंग एरिया को बोला जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाता है। तो यहाँ पर पूछ लेंगे ये क्या है, इसके बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे कौन सी मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है यहाँ पर, या फिर छोटी काशी किसको बोला जाता है, क्या रीजन है छोटी काशी बोलने का। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, इसके बारे में आइडिया जरूर रखिएगा। हमारी कंट्री में अगर आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो जो नेशनल हाईवे होते हैं उनका काफी बड़ा रोल होता है। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा भी फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का इन त्रिपुरा में 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की बात यहां पर की जा रही है। त्रिपुरा अगर आप लोग देखेंगे हमारी कंट्री में तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश में बॉर्डर टच करता है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है हमारी कंट्री का जिसको ओनली 2 राज्य टच करते हैं, एक आसाम और दूसरा मिजोरम। बाकी मैक्सिमम एरिया इसका इंटरनेशनल बॉर्डर को टच करता है। तो नॉर्थ ईस्ट का हमारा ये राज्य है जहां पर अभी हम लोगों ने ये सब चीजें देखी जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर 9 के करीब जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ये बनाने की बात की जा रही है। तो रोड मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री में, ट्रांसपोर्ट एंड रोड मिनिस्टर, वो है नितिन गडकरी जी। उनके द्वारा बोला गया कि फास्ट और हेजल फ्री, यानी कि एक तरीके से जो तेज और जो परेशानी से मुक्त यहाँ पर इंटर स्टेट यानी कि अंतर राज्य ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बांग्लादेश हमारी कंट्री की एक पड़ोसी ऐसा देश है जो कि सबसे ज्यादा राज्य है, हमारे सबसे ज्यादा एरिया हमारी कंट्री का टच करता है। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश जो है वर्ल्ड में एक लौती ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा हमारी कंट्री का जो एरिया टच करती है। तो इसके बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं। हमारी कंट्री में वेस्ट बंगाल, यहां पर आप लोग देखिए ये हो गया आसाम, मेघालय, यहां पर हो गया त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य है जो बांग्लादेश को टच करते हैं। तो ये भी कई बार आप लोगों से कंफ्यूजन में डालकर क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये एक तरीके से टूरिज्म सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करेंगे हमारी कंट्री और बांग्लादेश के बीच में। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी ये प्रोजेक्ट है, रटने नहीं है, हल्का सा आइडिया इनके बारे में आप लोग रख सकते हैं यहाँ पर, जो बेसिकली ये काम करने वाले हैं। तो नेशनल हाईवे 108A, नेशनल हाईवे 208, नेशनल हाईवे 08, तो ये इनके नाम दे रखे हैं नेशनल हाईवे 108 भी नेशनल हाईवे, ये रटने नहीं है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिए कहां पर ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो नेशनल हाईवे हमारी कंट्री में मेंटेन किए जाते हैं वो किए जाते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप लोग NHAI भी बोलते हैं। तो NHAI ये हमारी कंट्री में एक अथॉरिटी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है नेटवर्क ऑफ नेशनल हाईवे को मैनेज करने के लिए। 1988 में इसको बनाया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था इसके लिए, यानी कि इसके बाद में ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट में लॉ पास कर ये बॉडी बनाई गई। आज की डेट में अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंडर में आती है। इसके जो पहले चेयरमैन थे ये थे यहाँ पर योगेंद्र नारायण, जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 1988 में। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर के बारे में तो ये न्यू दिल्ली में है। मोटो काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे इसका, क्योंकि ये बोलते हैं कि हम रोड नहीं बनाते, हम देश बनाते हैं। नॉट जस्ट रोड बिल्ट ए नेशन, तो एक तरीके से नेशन बिल्डिंग का काम करते हैं, तो देश बनाते हैं, क्योंकि जहां से रोड एक बार को निकल जाएगा आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एरिया वैसे ही डेवलप एरिया की कैटेगरी में आने लगता है। आगे अगर बात करें यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU यानी कि एक तरीके का एग्रीमेंट है यहाँ पर इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, ताकि मैपिंग की जा सके जो हाईवेज है। आप लोगों ने देखा होगा कि लाइव इंफॉर्मेशन आप लोग देख लेते हैं कहां पर आप लोग जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो एक तरीके से उसकी मैपिंग के बारे में भी यहाँ पर इसरो के साथ मिलकर यहाँ पर ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में कौन यहाँ पर इसके चेयरमैन है, ये आप लोग को बताना है। आगे चलता हूं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पहले वाली जो न्यूज है यहाँ पर इस न्यूज को अगर कंबाइन कर आप लोग चलोगे तो कंफ्यूजन में डालने के लिए क्वेश्चन आप लोगों से बनाया जा सकता है। बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो राजनाथ सिंह जी के अंडर में है, यानी कि जो रक्षा मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, उनके द्वारा अभी सिक्किम में 19.85 किलोमीटर का एक ऑल्टरनेटिव यहां पर ये अलाइनमेंट नेशनल हाईवे 30310 यानी कि 310 का यहां पर ऑल्टरनेटिव एक विकल्प देखने को मिलेगा, जो कि देश के लिए समर्पित किया जा रहा है। ये जो बेसिकली बनाया गया है यहाँ पर, ये कहां पर बनाया गया है, ये बनाया गया सिक्किम के अंदर। सिक्किम की अगर लोकेशन में आप लोग को दिखाऊं तो आप लोग जान पाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली कई बार न्यूज में रहता है। ये यहां पर सिक्किम आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको नेपाल, चाइना और भूटान 3 इंटरनेशनल बॉर्डर टच करते हैं, और हमारी कंट्री का एक लौता राज्य टच करता है। वो कौन सा है, वो है यहां पर वेस्ट बंगाल। ठीक है,
तो देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में कौन सा ऐसा राज्य है जिसको ओनली सिंगल राज्य टच करता है, तो आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको, फिर आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को यह बताना है कि हमारी कंट्री में कितने ऐसे राज्य हैं जिनको ओनली सिंगल राज्य टच करता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैप पर नजर डालेंगे तो आप लोग इसको जान पाएंगे। क्वेश्चन का आंसर बताइए, फिर वीडियो के एंड में मैं आप लोग को आंसर बता दूंगा इसका, तो आप लोग इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वीडियो के एंड में क्या आप लोग देख लीजिए, इस न्यूज के एंड में ही मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अगर बात करें इसके बारे में, तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके काम करती है जब बॉर्डर एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है। तो सिक्किम में यहां पर गंगटोक के पास में आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। तो ये डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को यहां पर काफी एक बड़ा एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा। और जो नाथुला सेक्टर है यहां पर पर्टिकुलरली जो ईस्ट सिक्किम वाले एरिया में देखने को मिलेगा, उसके साथ में भी आप लोगों को कनेक्टिविटी यहां पर अच्छी नजर आएगी। आप लोगों को पता है चाइना जो है यहां पर पड़ोस में रहता है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर एरिया अच्छे से डेवलप होना काफी जरूरी है, अगर चाइना कोई हरकतें कल को करे तो उससे बचाया जा सके। देखिए, कई सारी रोड हमारी कंट्री में जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, और ये अकेला अपनी कंट्री में काम नहीं करता है, पड़ोसी देश के लिए भी काम इसके द्वारा किया गया है। अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका जो कि फ्रेंडली कंट्री है हमारी, उनके लिए भी इसके द्वारा काम किया गया है। बनाया गया था 1960 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसको फाउंडेशन इसका स्टोन रखा गया था, और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। इसका जो मोटो है, ये बोलते हैं कि एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, यानी कि आप लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं हार्ड वर्क के थ्रू। ये इनका मोटो है यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें इसके बारे में, तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से अपना फंड लिया करता था, पर लेकिन आज के दिन में कंप्लीटली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो जैसा मैंने अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बारे में बात की, तो वहां पर वो हाईवे बनाने का काम करती है, पर लेकिन बॉर्डर एरिया में यहाँ पर कई जगह आप लोगों को ब्रो यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती हुई नजर आती है। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है। ठीक है, एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क, तो यहां पर बोला गया सरमीना सर्वाम सद्याम। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से मोटो हो गया जो आप लोगों को आइडिया रखना है। अब जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोग उसको देखें। यहां पर हमारी कंट्री में ओनली 2 राज्य ऐसे हैं, एक तो हो गया मेघालय जो कि आसाम को टच करता है अकेला, और यहां पर ये अपनी कंट्री का कोई भी राज्य टच नहीं करता है, और दूसरा है सिक्किम जो कि ओनली वेस्ट बंगाल को टच करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कई बार आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंट्री के मैप पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल चीजों को देखते रह जाए, कब पता चला अपनी कंट्री क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो चीजें लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ये न्यूज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी पर्सनली। यहां पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो यहां पर जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मदर के ऊपर आती है। तो मदर को यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लीव मिलती है जब बच्चा पैदा होता है, उसके पहले और कुछ बाद में भी, ताकि बच्चे की केयर की जा सके। पर लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के द्वारा अभी यहां पर जो चीजें देखने को मिली वो ये है कि इनके द्वारा यहां पर अब चाइल्ड केयर जो लीव है वो मेल इंप्लॉय को भी देने की बात की जा रही है। यानी कि बच्चा पालना जस्ट ओनली फीमेल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, यानी कि महिला की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अकेले, ये यहां पर जो पुरुष है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर रहेगी ताकि उसकी देखरेख कर सके। तो ये प्रोविजन जो यहां पर अवेलेबल कराया जा रहा है, इसमें बोला गया कि मेल इंप्लॉय भी यहां पर जो सिंगल मेल पेरेंट है, खासकर मान लीजिए जो बच्चा देते टाइम मान लीजिए जो औरत है अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, डेथ हो गई, तो अकेला बंदा बच गया वो उसको रखने वाला, तो एकल पुरुष अभिभावक यानी कि सिंगल मेल पेरेंट को देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग जो यहां पर विधुर है और डाइवोर्स या इवन अनमैरिड है, अगर वो किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसको भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। ये काफी इंटरेस्टिंग है यहां पर, जो कि कई बार यहां पर कई ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि अकेला बंदा है, मान लीजिए उसके शादी करने का मन नहीं है, तो उसने क्या किया, बच्चे को गोद ले लिया, तो बच्चे को गोद ले लिया तो बच्चे की देखरेख करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की साइड से अब यहां पर उसको भी यहां पर लीव मिलेगी, छुट्टी मिलेगी, अच्छी बात है। और एक और इससे भी ज्यादा जो अच्छी चीज मुझे देखने को मिली वो ये है, अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो डिसेबल बच्चा पैदा हो गया है, तो उसके लिए आप लोग किसी भी उम्र तक, किसी भी उम्र में यहां पर उसके लिए जो गवर्नमेंट से आप लोग लीव ले सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोग उस बच्चे का देखरेख कर सको, तो इसका फायदा उठाया जा सकता है। तो ये काफी एक अच्छे प्रोडक्टिव यहां पर चेंज इसमें देखने को मिले, जो कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव माइंडसेट भी क्रिएट करेंगे, खासकर उसको लेकर कि बच्चे का देखरेख करना ओनली जो मां की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो पिता है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, खासकर वुमेन इंपावरमेंट के बारे में लिखने के लिए कुछ आता है एग्जाम में, तो वहां पर भी आप लोग इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, और मैं यहां पर इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताता हूं। यहां पर खासकर जब बात करते हैं, अगर हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड या फिर इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं, अभी रिसेंटली एक न्यूज मैंने सुना था, तो उसमें इंदौर के अंदर में अभी यहां पर जिस तरीके से आप लोग आईपीएल देखते हैं,
तो यहां पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग के बारे में बात की गई थी, पीपीएल जिसको बोला गया इनके द्वारा। उसमें क्या किया गया, कई सारे क्रिकेटर के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया। तो अपने अपने एरिया से वो प्लास्टिक इकट्ठी करके लेकर आएंगे। तो जो भी सबसे ज्यादा प्लास्टिक इकट्ठी कर लेकर आएगा वो पर्टिकुलर उस एरिया में विनर माना जाएगा। तो ये एक तरीके से लोगों को जागरूक कराने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग जो हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको कम कर सकें। सिंगल यूज प्लास्टिक कौन सी होती है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग जूस पीने जाते हैं तो आप लोग प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेते हैं, तो अगर वो स्ट्रॉ आप लोग यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको पी लेंगे, तो एक सिंगल यूज प्लास्टिक आप लोग कट कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर आप लोग कहीं बार कुछ खाने जाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक की चम्मच आप लोग यूज करते हैं, तो अगर वो आप लोग यूज नहीं करेंगे, स्टील की चम्मच अगर आप लोग यूज कर लेंगे वहां पर, तो सामने वाला बोलेगा कि ठीक है, या फिर आप लोग जो नहीं आती है जो वुड यानी कि लकड़ी की जो चम्मचें आती हैं या फिर उनको यूज कर लिया जाए, तो सिंगल यूज प्लास्टिक को यहां पर कट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो यूज एंड थ्रो वाली जो चीजें होती हैं तो वो वाली चीजें आप लोग कट कर सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये अभी रिसेंटली इंदौर में देखने को मिला। इंदौर में अगर स्वच्छता के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में मध्य प्रदेश के अंदर ये टॉप पोजीशन बनाए हुए हैं, ये लगभग लास्ट 4 ईयर से, ठीक है। तो दूसरी कंट्री के एरिया में भी हम लोग यहां से इंस्पायर होकर ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पीपीएल के बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अगर कोई यहां पर मध्य प्रदेश का बच्चा है, इंदौर से रिलेटेड है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। अब यहां पर इस न्यूज के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो अटल यहां पर बात की जा रही है एम के बारे में, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन। ये यहां पर इन एसोसिएशन विद CSIRO, ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उसकी एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है साइंटिफिक रिसर्च के लिए। ये हमारी कंट्री के मिलकर साथ में काम कर रही है, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया यहां पर काम करेंगे सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन के लिए, जो कि बेसिकली 7 और 8 दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसका 4 फोकस एरिया है, 4 थीम इनकी रखी गई है जिसके इर्द गिर्द ये हैकाथॉन घूमने वाली है, यानी कि इन 4 एरिया में काम किया जाएगा। पहला बोला गया इनोवेशन इन द पैकेजिंग, रिड्यूसिंग द पैकेजिंग वेस्ट। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि iPhone 12 ये अभी लॉन्च किया गया है, तो iPhone 12 में उन्होंने क्या किया है, उसके अंदर का उसके अंदर का जो चार्जर वगैरह है वो निकाल दिया है, तो पैकेजिंग जो साइज है वो उनके द्वारा उसका हाफ कर दिया गया है। जब मैं उनका जो इवेंट है वो सुन रहा था तो उनके द्वारा बताया गया कि वो ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने की कोशिश करें ताकि जो वेस्ट जनरेट है वो काफी कम हो। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर साल एक नया फोन खरीदने की आदत है, उनके पास में ऑलरेडी चार्जर वगैरह रखे होते हैं, तो इन्होंने क्या किया, वो उसको हटा दिया। अब जिसको रिक्वायरमेंट है उसको अलग से खरीद सकता है। तो पैकेजिंग जो साइज था वहां पर वो उसका आधा हो गया लगभग, ठीक है। तो यहां पर ये इनोवेशन इन द पैकेजिंग, रिड्यूसिंग द पैकेजिंग वेस्ट, तो ये बेसिकली कोशिश की जाएगी इसके अंदर। इनोवेशन इन द फूड सप्लाई चेन, अवॉइडिंग द वेस्ट, ठीक है, यानी कि फूड सप्लाई चेन को भी इस तरीके से किया जाएगा ताकि जो वेस्ट चीजें हैं उसको अवॉइड किया जा सके। आप लोग देखते हैं आज के डेट में अगर खेतों में ही काफी सारा वेस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अगर खेत में टमाटर है, मैंगो है या फिर कोई दूसरा फल फ्रूट है, अगर वो पेरिसेबल है यानी कि वो जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको वहां से मार्केट तक ले जाने में आधे से ज्यादा सामान जो है बर्बाद हो जाता है। तो आधे से ज्यादा सामान बर्बाद होने की वजह से कई सारे किसान इसको प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तो इसको भी सोल्यूशन निकालने की बात की जाती है। इसी के साथ में बात की जा रही है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। तो प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन के लिए भी फोकस देकर चलना है। तो जो इंदौर वाला मैंने उदाहरण दिया है वो यहां पर आप लोग इसको इंक्लूड करके चल सकते हैं। तो यहां पर एक अवेयरनेस फैलाना, ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी याद रख सकते हैं। रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी, मेटल एंड ई वेस्ट, यानी कि जो क्रिटिकल एनर्जी के लिए खासकर मेटल और जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे भी इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहां पर मिलकर काम करने वाले हैं। तो अटल इनोवेशन मिशन विद CSIRO, ठीक है, तो यहां पर सिसरो, तो इसका नाम याद रखते हैं, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों यहां पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, ये है इसका कैनबरा यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, और 1916 में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन होगी इसके बारे में। अगर अब कुछ भी पूछा जाएगा तो अब कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये, अभी मैंने आज आप लोगों से ये न्यूज डिस्कस कर ली, अब फिर जब ये स्टार्ट होगी फिर से ये न्यूज में आएगी दिसंबर के महीने में। तो अगर आप लोग कंटिन्यूअस लेक्चर देखते रहते हैं तो एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो कई सारी चीजें आप लोगों की रिवाइज भी होती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर कोशिश किया करो, कंटिन्यू देखा करो। अगर किस दिन नहीं हो पाता है तो बाद में उसको देख लिया करो, पर लेक्चर को आप लोग कंटिन्यू रखा करो। नेक्स्ट यहां पर ये काफी इंटरेस्टिंग है और ऐसी न्यूज बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। बात की जा रही है अभी केरला के अंदर हमारी कंट्री में एक मछली देखने को मिली है। जो मछली है यहां पर, इसका जो नाम रखा गया है, ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो ये जो मूवी है यहां पर, इसमें यहां पर जो बात की जा रही है गोलुम,
ये आप लोगों ने देखा होगा, गोलियम नाम का एक इंसान है यहाँ पर इसमें, तो इसका नाम रखा गया यहाँ पर एग्निगा, इसका नाम रखा गया यहाँ पर एनिग्मा चन्ना गोलुम। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देखिए, ये एक तरीके से आदिम काइंड ऑफ, ये एक तरीके से आदिम कैरेक्टर आप लोगों को यहाँ पर इस मूवी में देखने को मिला है। तो एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा 1 मिनट। जो बच्चे हैं वो डरिएगा मत कि क्या दिखा दिया सर ने तो यहाँ पर आप लोग इसको देखिएगा, यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये है बेसिकली जो जानवर टाइप में, ये एक जानवर के आधा इंसान आधा जानवर आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये। ठीक है, तो इसका इससे साथ में बोला गया कि फेस जो है वो थोड़ा सा मिलता है, तो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इस फिश का नाम जो है इसके नाम से कनेक्ट कर यहाँ पर रखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से मिल सकता है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से जो गोलम है ये सिस्टर स्पीसीज है जो कि यहाँ पर डिस्कवर की गई है इस पर्टिकुलर एरिया में, जिसको यहाँ पर एग्निमा चन्नम महाबली के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये कहां पर देखने को मिला, ये देखने को मिला केरला के अंदर में। तो इस तरीके से आप लोग इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं।